राधे हरे कृष्णा हरि बोल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो ये क्वेश्चन ना पिछले 3 महीनों से मेरे पास इतना ज्यादा आ रहा है, इतना ज्यादा आ रहा है कि मुझे लगा कि मेरे को इस पे वीडियो बनानी चाहिए। क्वेश्चन क्या है? शायद आप में से भी बड़े सारे लोगों ने करा होगा जो मेरी वीडियो देखते हैं। मैं कुंडली देखने के पैसे क्यों लेती हूँ? बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन लगा मुझे कि मैं कुंडली देखने के पैसे क्यों लेती हूँ। भाई मैं फ्री में काम क्यों करूंगी? पहली बात, मैं उन महिलाओं में से नहीं हूं जो अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहती। ठीक है ना? मेरी जब शादी हुई थी 2020 में, तब शादी के तुरंत बाद 15-20 दिन बाद कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया। और मेरा पूरा काम, जो कि मेरा काम था भागवत कथा करने का और सेमिनार वगैरह करने का, सारा काम मेरा चौपट हो गया। क्योंकि पहले 21 दिन के लिए लॉकडाउन लगा, फिर 3 महीने के लिए लॉकडाउन लगा, और ऐसे में कोरोना की वजह से लॉकडाउन तो फिर खुला 1-1.5 साल बाद, लेकिन ना ही बहुत सारे लोग साथ में इकट्ठे रह सकते थे। 2 साल तक करीबन यही रहा। तो 2 साल जब किसी टाइम को तुम इतना लंबा टाइम पीरियड का गैप हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारा टाइम पीरियड, मतलब तुम्हारा जो टाइम है वो धीरे 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 करके तुम्हारा जो काम है वो खत्म हो जाएगा। कोरोना काल में मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरा काम पूरी तरीके से चौपट हो गया था। मैं बहुत बड़ी बड़ी हिंदू सभाएं करती थी, मैं बहुत सारी भागवत कथा करती थी, और मैं बहुत सारी योगा क्लासेस लेती थी। ये तीनों के तीनों काम मेरे खत्म हो चुके थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीजन कोरोना। ठीक है? अब मेरे को बड़ा गिल्टी फील होती थी जब मैं मतलब ऑब्वियसली बात है कि ना, मैंने शुरू से मैं अपने ऊपर ही फाइनेंशियली डिपेंड रही हूँ। मैं अपने पापा के ऊपर भी फाइनेंशियली डिपेंड नहीं रही कभी। ऊपर नई नई शादी और तुम अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हो जाओ, कितना गंदा लगेगा तुमको। शादी के 1.5 महीने बाद ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, नाम रखा हरि बोल। मेरे को बिल्कुल भी एडिटिंग वगैरह करनी नहीं आती थी। एडिटिंग वगैरह मैंने सीखी, ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ी बहुत सिखाई। वीडियो बनानी मुझे डेफिनेटली आती थी। करते हैं क्या करते हैं ये चीजें सीरियसली में मुझे नहीं पता था कि एडिटिंग में क्या ऑप्शन होते हैं, क्या नहीं होते हैं, क्या चीजें होती हैं। सीख सीख के मतलब 1.5 महीने में मुझे लगा था यार, मैं कैसे अपने हस्बैंड का खा सकती हूँ। मतलब मैं उनसे शादी करके आई हूँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आज के जमाने की लड़कियां जो इतनी एजुकेटेड होती हैं, जो सब कुछ है, और वो घर पे बैठी हुई हैं, वो मेरे को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। ठीक है ना? बेशक मेरे हस्बैंड इतना अर्न करते हैं कि मैं आराम से बैठकर खा सकती हूँ, अपनी हाउस हेल्पर 2 लगा सकती हूँ और आराम से बैठकर मैं खा सकती हूँ। इतना अच्छा खासा मेरे हस्बैंड अर्न करते हैं। लेकिन मेरे को खुद को ही गिल्टी फील होगी कि भाई मैं बैठकर खा रही हूँ। वो अकेला इंसान पूरा घर मैनेज करेगा, पूरा घर मैनेज करेगा, हम लोग बाहर जाएंगे बाहर मैनेज करेगा, बच्चों को मैनेज करेगा, मेरी पूजा पाठ का सामान मैनेज करेगा, काम वालियों को मैनेज। अकेला इंसान कितना मैनेज करेगा? ठीक है ना? अकेला इंसान कितना मैनेज करेगा? तो शादी को आई थिंक 2-2.5 महीने ही हुए थे, 2-2.5 महीने भी नहीं हुए थे, 1.5 महीना हुआ था मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में ना यूट्यूब चैनल चाहे तुम कितने भी, मैं बहुत सारी वीडियो बनाती थी, एवरीडे वीडियो बनाती थी। वीडियो एडिट करने में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। आप नए मेरी वीडियो देखोगे ना, तो आप देखोगे वन शॉट में मेरे को प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ती थी, क्योंकि एडिटिंग में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। धीरे 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 करके शादी को मेरे 6 महीने हुए, और 6 महीने कंप्लीट होते के साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो गया। मतलब 6 मंथ में मेरा यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो गया, और मुझे एक फिक्स अमाउंट मेरे यूट्यूब चैनल से आने लग गया। थोड़ी सी संतुष्टि हुई मुझे कि चल, मतलब बहुत ज्यादा 6 महीने में बहुत सारे सब्सक्राइबर तो नहीं हुए थे, 50-60 हजार हो गए थे। एक वीडियो वायरल हो गई थी, 50-60 हजार हो गए थे। लेकिन एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट आने लग गया था कि चलो कुछ ना कुछ तो अब आ ही रहा है। ठीक है ना? अब देखो, मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी था। मेरे पापा जी ने मुझे एक फिक्स डिपॉजिट करके दिया था कुछ एक अमाउंट का, और उसमें से ना मुझे बहुत अच्छा ब्याज हर महीने आ रहा था। मेरे पापा ने शादी के वक्त मुझे एक फिक्स डिपॉजिट करके दिया था, कुछ अमाउंट 9-9.5 लाख रुपए के आसपास। तो उसमें फिक्स अमाउंट मेरा ब्याज आता था। मैं चाहती तो आराम से उस ब्याज के पैसे से मजे ले सकती थी। इतना उसमें ब्याज हर महीने आ जाता था कि मैं अपने शौक शान, वैसे भी मेरे बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन अपना खाना पीना पूरा कर सकती थी। थर्ड ऑप्शन मेरे पास ये भी था
कि मेरे पिताजी ने मुझे एक श्रीधाम वृंदावन में जिसे कहते हैं ना घर, हाँ आप लोगों को पता है श्रीधाम वृंदावन में हमारा एक घर है, तो मेरे पिताजी ने श्रीधाम वृंदावन में मुझे घर दिया था और वो घर मैं रेंट पे दे सकती थी। आज की डेट में तो वो बहुत ही ज्यादा उसका किराया हो गया। उस टाइम पे वो किराया 8,000 रुपए में 2 रूम नीचे वाले उठते किराया। जो मैंने सेवार्थ बना रखा है उसको सेवार्थ बनाया 2017 से मैंने वो सेवार्थ बनाया हुआ है, अभी 2025 चल रहा है, ठीक है ना। मेरे हस्बैंड ने भी कभी जिद नहीं किया कि मैं उसको किराए पे दूं, मैंने भी कभी उसको किराए पे देने की जिद नहीं की। मैं चाहती तो किराए पे दे सकती थी और आज की डेट में वो आराम से 15,000 रुपए किराए पे जाएगा, क्योंकि वृंदावन में अब रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। मैं 2020 की बात कर रही हूँ, जब शादी हुई थी 2017 में वो घर बना था, 2020 में मेरी शादी हुई थी, तो वो मेरे पिताजी ने वो घर ही मुझे गिफ्ट में दे दिया था। मैं आराम से उसको किराए पे देती, 7-8 हजार रुपए वहां से आते, बाकी जो मेरे पिताजी ने फिक्स डिपॉजिट दिया बाकी वहां से, तो मेरे 10-12 हजार रुपए में मेरी जिंदगी आराम से कट सकती थी। लेकिन मुझे ये गवारा नहीं हो रहा था कि मैं बैठकर, और जिसे कहते नहीं है, ये जो मेरे पिताजी ने मुझे पुण्य कमाने के लिए घर दिया है, वो पुण्य ना कमा कर मैं इसका किराया खाऊं। मैंने कभी इसको किराए पे देने के बारे में नहीं सोचा आज तक, और आगे भी नहीं सोचूंगी, ठीक है ना, आगे भी नहीं सोचने वाली। 10-12 हजार रुपए से क्या ही होगा, लेकिन जो लाखों लोगों की दुआएं मुझे लगती हैं वो, मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ। यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद अच्छा खासा मैं अर्न कर रही थी। बाद ही मैंने बहुत अच्छा अर्न करना चालू कर दिया था अपने यूट्यूब चैनल से, ठीक है ना। साथ ही के साथ योगा क्लासेस भी ऑनलाइन लेनी चालू कर दी थी। सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था और ये कम से कम 3-3.5 साल तक ऐसा ही चला। यूट्यूब बहुत अच्छा पैसा दे रहा था और मेरे सब्सक्राइबर भी डे बाय डे बढ़ रहे थे। आज की डेट में मेरा 2.5 लाख का भी परिवार है यूट्यूब पर। दूसरा चैनल भी मैंने चालू कराया और दूसरा चैनल भी मेरा बहुत जल्दी मोनेटाइज हो गया और उससे भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट आने लगा। पिछले 1 साल से, जब से मेरी बेटी हुई तब से मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सा एक्टिव रहना मैंने कम कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को बेटी की वजह से बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, तो मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रही। और यूट्यूब ने अब पेमेंट देना बहुत कम कर दिया, ठीक है ना। पहले मैंने आपको, मैं सच्ची बता रही हूँ, सिया की कसम खा के बता रही हूँ, मैंने यूट्यूब से एक दिन के 11-11 हजार रुपए भी कमाए हैं, अगर कभी वीडियो चली है तो। एक दिन के 11-11 हजार रुपए भी कमाए हैं यूट्यूब से। लेकिन आज की डेट में अगर मैं कहूँ पूरे महीने के भी 11 हजार रुपए आ जाए तो भी बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब हमको पूरे महीने के 11 हजार रुपए मिल पाते हैं। उसके बाद मैंने आई थिंक मैंने भी अपनी वीडियो बनानी थोड़ी सी कम कर दी थी, तो पैसा आना थोड़ा सा कम हो गया था। और बेटी में मैं पूरी तरह से रुक गई थी, उसकी मालिश ले, ये ले, वो ले। ऑनलाइन योगा क्लासेस में मेरी बंद हो गई थी। दोबारा से मुझे ये फील होने लग गया, यार मैं बिल्कुल फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो रही हूँ। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखो, शादी से लेकर अभी तक मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड से पैसे मांगू, बिल्कुल भी। मैंने कभी अपने पापा से भी पैसे नहीं मांगे, तो मैं अपने हस्बैंड से क्या मांगूंगी। तो मेरे को बिल्कुल भी वो बात अलग है कि मैं प्यार से, कभी मैंने बहुत अच्छा काम किया तो मैंने हस्बैंड से कुछ गिफ्ट मांग लिया कि भाई मैंने आज इतना अच्छा काम किया, आप मुझे गिफ्ट दो, या फिर मैंने बहुत अच्छा काम किया तो अप्रिशिएशन में मेरे पापा भी देते हैं मुझे, तो अप्रिशिएशन करने के लिए मैंने अपने पापा ससुर उनसे भी मांगे। तो अब बात ये हुई कि सिया के होने के बाद यूट्यूब की इनकम थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। उसके बाद एक महिला थी जिन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछा कि मेरे को ना कृपया करके ये बताइए कि मेरी बच्ची का कोई आपकी नजर में कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि ना मेरी बेटी विदेश में है और उसकी नौकरी छूटने वाली है। और तो मैंने कहा आप मेरे को डेट ऑफ बर्थ भेजो। उन्होंने मुझे डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहली जो मैंने कुंडली देखी थी वो लिटरली मैंने फ्री ही देखी थी। सबसे पहली जो कुंडली देखी थी वो मैंने फ्री देखी थी, कुछ भी पे उसके पैसे नहीं लेते। और मेरे हस्बैंड ने बोला, जो ज्ञान तेरे पास है उस ज्ञान का उपयोग क्यों नहीं कर रही है। इतनी अच्छी मैंने उनको कुंडली देख के बताया था, इतना अच्छा आधा घंटा एक्सप्लेन किया था कि जो मैंने बताया था ना, विद इन 1 वीक के अंदर सब कुछ वैसे ही हुआ। और मैंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर ये वाला स्थिति ये हो रही है, ये स्थिति ये हो रही है, और डेफिनेटली उनके साथ सब कुछ वैसे ही हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, जब तेरे को इतनी नॉलेज है कुंडली वगैरह की, एस्ट्रोलॉजी वगैरह की, फिर तुम उनको अपने काम में क्यों नहीं ऐड करती हो। तो मैंने भी कुंडली देखना प्रारंभ कर दिया, अपने YouTube चैनल पर ऐड डालने प्रारंभ कर दी। नीचे की आप कुंडली दिखाने के लिए मुझे संपर्क कर सकते हो। और एवरीडे में कम से, और बहुत ही कम फीस रखी है, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा फीस रखी हो, क्योंकि मैं प्रॉपर 7 to 8 पन्ने की कुंडली बनाती हूँ।
उसके बाद मैं फोन पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आधे घंटे के आसपास का मैं आपसे समय लेती हूँ। आधे घंटे में आपको बताती हूँ इस रंग के कपड़े पहनने हैं, इस रंग के कपड़े नहीं पहनने, ये लकी नंबर है, ये अनलकी नंबर है, शादी का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, घर का योग कब है, राजयोग है नहीं है, मतलब कौन सा ग्रह नीच राशि का है, कौन सा ग्रह उच्च राशि का है, पति का योग, मतलब XYZ में प्रॉपर आपको कुंडली बताती हूँ। पहले मैं आपका पास्ट बताऊंगी कि आपका नेचर वगैरह कैसा है, फिर मैं आपको प्रेजेंट के बारे में बताऊंगी, फिर मैं फ्यूचर बताऊंगी, और साथ ही के साथ फिर मैं उसका उपाय भी आप लोगों को बताती हूँ। जब मैं अपनी एनर्जी आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, इस चीज में मेरी एनर्जी तो लग रही है, तो मैं एक अमाउंट चार्ज करूंगी नहीं करूंगी। अब मेरे हस्बैंड, टच वुड, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टेड है। मेरे हस्बैंड और मेरे पापा ने मुझसे एक बात बोली, अमाउंट कभी ज्यादा मत करना, एक फिक्स अमाउंट मैंने रखा और इसको इतना ही अमाउंट मेरा आज भी चल रहा है, ठीक है ना। मैं पिछले 7-8 महीने से कुंडली देखने का कार्य कर रही हूँ, उससे भी ज्यादा हो गया, 7-8 महीने से 1 साल होने वाला है मेरे को कुंडली देखने का कार्य करते करते भी। एवरीडे मैं कम से कम 25-30 कुंडलियां देख लेती हूँ। तो पिछले 1 साल से मैं कुंडली देखने का कार्य कर रही हूँ। 1 साल में मैंने कोई भी चार्ज नहीं बढ़ाया। हाँ, 50-60 रुपए अगर बढ़ा दियो तो अलग बात है, कोई भी चार्ज नहीं बढ़ाया, ठीक है ना। अब मैं कुंडली 2 तरीके से देखती हूँ, एक मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कुंडली देखती हूँ और एक मैं नंबरोलॉजी के अनुसार भी, न्यूरोलॉजी के अनुसार भी कुंडली देखती हूँ। दोनों की कुंडली मैच करके फिर आप लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है ना। अब जब मैं आपको इतनी एनर्जी अपनी दे रही हूँ, ऑब्वियसली बात है मैं आपसे चार्ज लूंगी, उसमें भी बीच बीच में मैं आपको डिस्काउंट दे देती हूँ। जैसे कि कभी महिला दिवस आता था तो डिस्काउंट दे देती हूँ, नवरात्रों में लड़कियों के लिए डिस्काउंट दे देती हूँ। हाँ, किसी भी चीज के लिए थोड़ा बहुत टाइम टाइम पे डालती रहती हूँ, डिस्काउंट दे देती हूँ। का 10% मैं वृंदावन में दान करती ही करती हूँ, ठीक है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पहले देखो, यूट्यूब शादी से पहले बिजली का जो भी बिल आता था, ठीक है ना, वो मेरे पापा देते थे वृंदावन में, ठीक है ना। शादी के 2 महीने बाद तक जो भी बिल आया वो भी मेरे पापा ने ही दिया। शादी के बाद जो भी बिल आया उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर मेरे को लगा मेरे पापा क्यों देंगे, घर तो उन्होंने हमें दे दिया, फिर मेरे हस्बैंड को दिया। 2-3 महीने तक उन्होंने दिया, लेकिन मुझे लिटरली इस फील के लिए गिल्टी फील होता था कि भैया ये ना केवल मेरा खर्चा उठा रहे हैं, अभी तो मेरे वृंदावन वाले घर का भी बिजली का बिल वगैरह और भी बहुत सारी चीजें होती है ना, बहुत चीजें होती है यार। जब तुम किसी को घर दे रहे हो, कभी इंसान कोई पाइप तोड़ के चले जाता है, कभी मोटर खराब करके चला जाता है, एवरी महीने बिजली का बिल आ रहा है, कभी आरओ खराब हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। कभी बेडशीट की जरूरत है, कभी किसी चीज की जरूरत है, कभी कंबल की जरूरत है, कभी कूलर की जरूरत है, ठीक है ना। मैंने बाहर जाके देखो तो आपको लगता है वृंदावन में एक रूम 1000 रुपए का मिलता है, सस्ते से सस्ता। मैं वहां पे रहने का 1 रुपया शुल्क नहीं लेती हूँ, 1 रुपया भी मैंने शुल्क नहीं लिया कभी आज तक, कभी भी किसी से, ठीक है ना, कभी किसी से नहीं लिया। तो उसके बाद भाई मैं कुंडली देखूंगी तो चार्ज तो लूंगी, ठीक है ना, क्योंकि मैं उसमें से कुछ अमाउंट अपनी मैं उसमें एनर्जी दे रही हूँ। एनर्जी देने के साथ साथ मैं अपनी रात को 3-3 4-4 बजे तक मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं कुंडली देखने का काम कर रही हूँ, मैं अपना टाइम दे रही हूँ। मेरे बेटे की मालिश मैं बंद कर चुकी हूँ, पहले मैं मालिश करती थी क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो और साथ ही के साथ मैंने अपनी एक हाउस हेल्पर भी रखी, उसको मैं पेमेंट अपनी तरफ से दे रही हूँ, तो ऑब्वियसली बात मैं पेमेंट लूंगी। और सबसे बड़ी बात भाई, भगवान ने मुझे जितना सक्षम बनाया है मैं उतने ही कैपेसिटी के अनुसार काम करती हूँ। मैं आपकी कुंडली फ्री में देखकर आपकी नेगेटिविटी नहीं ले सकती हूँ। मैं अपनी एनर्जी आपको दे रही हूँ, आपको मुझे एनर्जी के रूप में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर मैं फ्री में भी देखूंगी तो वो आपको इतना फलित नहीं होगा। मैं अपनी एनर्जी दे रही हूँ तो आपको भी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। और मैं एक बहुत ही कम अमाउंट, ऐसा नहीं है कि मैं 1000-2000 रुपए किसी भी कुंडली से ले रही हूँ, बहुत छोटा सा अमाउंट मैं कुंडली का चार्ज करती हूँ। अब लोगों को वो भी बहुत ज्यादा लगता है, एटलीस्ट कुंडली तो देखो मेरी कितनी बड़ी है और कितनी मतलब मुझे खुशी होती है कि भाई इस जितना भी पूरे महीने में आया उसका इतना परसेंट मैं दान करती ही करती हूँ, चाहे वो वृंदावन में गो से। बहुत सारी चीजें मैं दिखाती नहीं हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं करती। मैं एक एक चीज नहीं दिखाऊंगी, मैं ये दान कर रही हूँ, मैं वो दान कर रही हूँ, मैं वो दान कर रही हूँ, मैं वो दान कर रही हूँ, मैं कभी नहीं दिखाती ये सब चीजें, क्योंकि दान कभी दिखाया नहीं जाता। हाँ, जिस चीज से आपकी हेल्प मिलती है वो चीज दिखा दो। इसकी 100 सेरा दान के बारे में आपको पता नहीं था तो मैंने 100 सेरा दान के बारे में बताया। अभी भी लिटरली
मैं जब अपनी नंद के यहाँ पे गई तो मैं 35 से 40 किलो आइटम लेके गई थी। 35 से 40 किलो आइटम, वो भी एक दान के रूप में ही था। मैंने आप लोगों को बताया, किसी को भी नहीं पता वो बात, मुझे पता है वो बात, ठीक है ना। वृंदावन में गई, वृंदावन में मैंने 16-17 किलो सामान दान करा है। वो बात किसी को पता है? नहीं पता, केवल मुझे पता है। हर चीज ना सोशल मीडिया पे डालने वाली नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये मेरा काम है। इसको मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी बहुत पैसा लगाया है। तो जिस चीज को सीखने के लिए मैंने पैसा और समय दिया है, वो चीज तो मैं डेफिनेटली, बात है कि उस चीज के मैं पैसे लूंगी ही लूंगी, ठीक है ना। खाना दोबारा से चालू करें तो आप कहोगे दीदी योगा सिखाने के, हाँ मैं योगा सिखाने की भी चार्ज लूंगी, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी आप लोगों को दूंगी गारंटी से। मैं आप सबकी चीजें जो है वो आपकी बीमारी, क्या योगा में मेरे को 11-12 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं ऐसे कैसे फ्री में दे दूं भाई। 11-12 साल मैंने इसमें पीएचडी करी है, डॉक्टरेट करी है, एमफिल करी है, एमए करी है, पीजी डिप्लोमा किया है। इतने सारे साल मैंने सरकारी हॉस्पिटल में योग सिखाया है, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर रही हूँ, और वो ज्ञान मैं आपको फ्री में बांटती फिरूं भाई। मैं इतना नहीं, जितना मुझे भगवान देता है मैंने उतना फ्री में कर रखा है। वृंदावन धाम वाला घर वही सेवा रूप से हमारी तरफ से फ्री में है। वहां पर रहना, पीना, खाना। वृंदावन में एक पानी की बोतल है ना, मुझे अभी भी याद है, मैं प्रेग्नेंट थी और मैं वृंदावन के परिक्रमा करने के लिए गई थी, और मुझे बहुत तेज की टॉयलेट आई थी। किसी ने मुझे ना टॉयलेट नहीं करने दी थी अपने घर में। दाम वो वृंदावन धाम था, लेकिन किसी ने मुझे टॉयलेट भी नहीं करने दी थी घर में। समझ में आ गई? मेरी तो औकात ही क्या है। तो वहां पे मैं किसी के लिए भी 1 रुपया भी शुल्क नहीं ले रही हूँ, ना मैं उसको कभी भी किराए पे दे रही है। 2017 से ये सेवा चल रही है, 2025 तक आ गया है। अब उसमें मैंने खाने की सेवा भी ऐड करी, तो अब आप उम्मीद कर रहे हो कि मैं इसीलिए कुंडली के पैसे लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है। और फ्री की चीज आपको फलित भी नहीं होती है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।